नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव की जिसमें उसने वेश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाने की बात कही है। वेश्याओं को समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हक दिलाने के लिए चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसकी पहल सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई है। क्या समाज के इस बदनाम पेशे को कानूनी जामा पहनाने से वेश्याओं का शोषण बंद हो जाएगा? क्या इसे कानूनी जामा पहनाने से महिलाओं के प्रति होते अपराध में कमी आ जाएगी? क्या इससे यौन रोगों के रोकथाम में मदद मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून के मान्यता दे देने के बाद हमारा समाज इसे मान्यता देगा? इन सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, वेश्याओं को भी समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इस अधिकार को दिलाने के लिए वेश्यावृत्ति को कानून बनाना पहली जरूरत है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के इस पहल के बाद इस पर अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या इस धंधे को लीगलाइज करने से समाज के इस तबके का उद्धार वास्तव में हो पाएगा? भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाने की पहल शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर राय मांगी है। देश में करीब 12 लाख सेक्स वर्कर हैं। देश के कई राज्य, बिहार, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र में काफी सेक्स वर्कर इस पेशे से जुड़े हैं, जो किसी न किसी हालात या किसी दलाली के झांसे में आकर इस पेशे से जुड़ गए या फंस गए। समाज भी इस पेशे से जुड़े ऐसे लोगों को नीच दृष्टि से देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 22 लाख लोग HIV एड्स संक्रमित हैं। उसमें करीब 7% सेक्स वर्कर HIV एड्स संक्रमित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नरकीय जीवन जीने पर मजबूर सेक्स वर्करों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए कानून बनाने की पहल की है। देश में सेक्स वर्कर के लिए कोई ठोस कानून नहीं होने की वजह से इस पेशे में शामिल लोगों को अक्सर पुलिस परेशान करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को सम्मान से जीने के लिए सम्मानजनक हालात पैदा करने की पहल की है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अगुवाई वाली बेंच ने इस बारे में सलाह मांगी है कि सेक्स वर्कर को इज्जत के साथ अपना पेशा चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अगुवाई वाली बेंच ने इससे पहले सेक्स वर्कर के पुनर्वास की बात भी कही थी। कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जिंदगी जीने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया है। अदालत ने कुछ वरिष्ठ वकीलों और गैर सरकारी संगठनों का एक पैनल गठित किया है, जो सेक्स वर्कर के सामने आने वाली समस्याओं की पड़ताल करेगा और उनके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देगा। जो इस पेशे से जुड़े रहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उन लोगों को बल मिलेगा जो इस पेशे को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे कानूनी हक दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या समाज इसे मान्यता देगा? साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, क्या समाज मान्यता देगा? ये एक अहम सवाल तो ही है, लेकिन इस दौर में जब हम देखते हैं कि बदनामी का रंग इतना गहरा है, वेश्यावृत्ति की तस्वीर जो मौजूदा दौर में समाज में देखते, क्या कुछ बदल पाएगा? चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक दृष्टिकोण रखा और एक उस दृष्टिकोण में बात थी कि इनको सम्मान के नजरिए से देखा जाए, संविधान में बात है कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार सबको है। क्या मानते हैं आप, इस दृष्टिकोण को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आज से नहीं, प्राचीन काल से हम वेश्यावृत्ति को देख रहे हैं और मौजूदा दौर भारत में क्या कुछ तस्वीर के रंग बदलते नजर आते हैं आपको इस दृष्टिकोण में? देखिए, जमाना बदला है, समाज काफी चेंज हुआ है जी। वेश्यावृत्ति शायद इस दुनिया का सबसे पुराना पेशा है जी। माना ही जाता है कि वेश्यावृत्ति गौतम बुद्ध के जमाने में रही है जी, उससे पहले भी रही है जी। वेश्यावृत्ति कोई नई नहीं है, आज उसके फॉर्म्स बदल गए हैं बिल्कुल, और पैसे के लिए देह बेचना ये कोई नई बात नहीं है जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, इसमें स्पष्ट बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है जी। हमारी व्यक्तिगत रूप से जो जजेस ये जजमेंट दिए हैं उनसे पर्सनल लेवल पे भी बात हुई है जी, और जो फोरम होते हैं, सोसाइटी के जो फोरम होते हैं उस पर बात हुई है। और इस जजमेंट जो हमारे पास है इस समय जी, हम क्लियर बताना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच ने जो कहा है जी, उन्होंने एक कमेटी बैठाई है, एक पिटीशन आया था, उस पिटीशन पे इन्होंने कहा था कि देश में कितने सेक्स वर्कर्स हैं
इसका सारे स्टेट से कहा था कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए। अधिकांश राज्यों ने नहीं दिया जी। इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के हैं और 3 एनजीओज हैं और ये 5 आदमी मिलके पर्पस ये है, उन्होंने 3 उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग जी। ये जो देह व्यापार के लिए जिन लोगों को आप मार्केट में लाते हैं, इसको किस तरह रोका जाए। बड़ा सही सुझाव है कि अगर इसको हम रोक लेंगे कि ट्रैफिकिंग ना हो, देह व्यापार के लिए गरीब लड़कियों को लाया ना जाए, उनको बहला के फुसला के देह व्यापार में ट्रैफिकिंग का पूरा जो है, जिसको हमने पहले सीता हुआ करता था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, बिल्कुल उसको बाद में पीटा किया गया, प्रिवेंशन, सप्रेशन से प्रिवेंशन तक लाए जी। आज पीटा है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जी। इसको रोकने के लिए जज साहब ने कहा है, दोनों जजों ने ये अपने जजमेंट पे कहा है। तो पहला तो ये है, दूसरा ये है रिहैबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स हु विश टू लीव सेक्स वर्क। उन लोगों को जो कि रिहैबिलिटेट जी, जो ये चाहते हैं कि हम सेक्स वर्क छोड़ दें, प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दें, वेश्यावृत्ति छोड़ दें, उनसे पूछा जाए और पूछ के उनसे कहा जाए कि अगर आप छोड़ना चाहती हैं या चाहते हैं जी, तो इनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जा सकता है, क्या इनको कोई टेक्निकल एजुकेशन दिया जा सकता है। बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन देके फिर से इनको पुनर्वास किया जाए जी। और इसका पूरे के पीछे ये, और तीसरा ये है, पहले हम ये तीनों बता दें जी। तीसरा ये है कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर सेक्स वर्कर्स हु विश टू कंटिन्यू वर्किंग एज सेक्स वर्कर विद डिग्निटी। अगर आप सेक्स वर्क में रहना चाहते, वेश्यावृत्ति में रहना चाहते, कुछ लोग नहीं छोड़ पाएंगे जी, क्योंकि अब वो इस एज में आ गए हैं जिसमें कि उसका छोड़ने का भी मतलब नहीं है। बिल्कुल। और कुछ लोग अपनी इच्छा से नहीं छोड़ रहे हैं जी। ऐसे में क्या कंडीशंस बनाई जा सकती हैं कि इनके लाइफ को डिग्निटी, एक सम्मान के साथ रखा जा सके। बिल्कुल। अब इसमें आता है आर्टिकल 21 जो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी मतलब जीवन का अधिकार जी, जिसको कि सिर्फ आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही ले सकते हैं जी। आप किसी फांसी देते हैं तो एक कानून की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल, अन्यथा आप किसी की जान नहीं ले सकते जी। तो ये है कि राइट टू लाइफ को जब आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पिछले 60 सालों में डिफाइन किया कि सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, वो जिए और डिग्निटी के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, ये उसका पर्पस होता है। इसी को ये जो इस जजमेंट में एक्सपेंड किया गया है कि अगर वो वेश्यावृत्ति में रह भी रही हैं तो क्या उनको हम ये समाज कर सकता है कि हम उनको एक सम्मान दें जी। अगर वो वेश्यावृत्ति में है, पहले तो ये कि ट्रैफिकिंग रुक जाए जी और देह व्यापार में लोग शामिल ना हो, पहला ये कोशिश। दूसरी कोशिश ये कि जो छोड़ना चाहती है उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, पुनर्वास किया जाए जी। और तीसरा ये कि अगर वो उसी में रहना चाहती हैं जी, तो क्या उनके जीवन को हम सम्मान से जीने का अधिकार दे सकते हैं। बिल्कुल, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जी, जी। ये तीसरा पॉइंट है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए जी। मेरी अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है जी, जी। पूरे जजमेंट को लेके, तो जो एक कंफ्यूजन, सारे अखबारों ने एक गलत खबर छाप दी है कि कोर्ट ने ये कहा है कि प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी दर्जा दे दिया जी। जी हम चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल कोर्ट के दृष्टिकोण से पहले उस याचिका पर भी चर्चा कर। कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद जी। कैलाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके का एक दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि एक कानूनी जामे के तौर पर, हालांकि ये नहीं कि कानून बनना चाहिए, किस तरीके से आप देखेंगे, क्या वास्तव में ये सब कुछ संभव नजर आता है आपको। जी देखिए, एक तो सारा मामला हमारा बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है या उनकी तस्करी हो रही है, उसको लेकर था जी। क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार इस तरह की समस्या के किशोरियां और बच्चे ही होते हैं, लड़कियां होती हैं खासकर। अभी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने टिप्पणी जरूर की है जी कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए जी, जिसमें पूरी जिसे ट्रैफिकिंग कहते हैं और साथ साथ जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूशन का मामला है जी, उसको कैसे सुधारा जाए जी। तो एक तो हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर छोटी उम्र में बच्चियों की पढ़ाई का प्रबंध हो और किशोरियों के लिए हस्तशिल्प और इस तरह की चीजों का इनकम जनरेशन का प्रोग्राम साथ साथ चले जी, तो ये नौबत नहीं आएगी जी। और दूसरा है कि जो इन परिस्थितियों से निकाली गई किशोरियां या महिलाएं हैं, उनके पुनर्वास के लिए अगर ठोस प्रबंध किए जाएं और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की गारंटी हो, तो ये नौबत नहीं आएगी कि उनको उन्हीं हालतों में जीना पड़े जी। ये कैलाश जी, मैं इनके बोल रहा हूं, इस पूरे कोशिश में
दो पक्ष हैं इसके। एक तो ये है कि जो सेक्स वर्कर और आज हैं, अगर वो नहीं आना चाहती, इस पेशे को नहीं छोड़ना चाहती, पहला तो ये कि उनको अगर छोड़ना चाहे तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। आप स्वयं बचपन बचाओ आंदोलन को लेके देश में क्रांति कर रहे हैं और हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो सेक्स वर्कर की प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, राज्य उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन वगैरह शिक्षा देके कोई काम करवा सकती है। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ना चाहते हैं तब क्या सूरत हाल बनेगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या हो सकता है? नहीं छोड़ना चाहते, इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे समाज में इस अनैतिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको लगता है कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं वो। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही कजाकिस्तान और तजाकिस्तान वगैरह की कुछ लड़कियां, रूस की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन करते हुए पकड़ी गई और दिल्ली पुलिस ने पकड़ी। तो एक तो इस तरह का कारण होता है। दूसरा कारण ये है कि जो गरीबी और मजबूरी में महिलाएं काम कर रही हैं या बच्चियां काम कर रही हैं इस तरह का, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। उनको पता है कि ना तो समाज उनको स्वीकार करेगा और ना ही सरकार के लोग उनके साथ उस तरह का व्यवहार करते। पुलिस उनको जब छापा मार के निकालती है या और दूसरी संस्थाएं उस पर काम करती हैं, सरकार की संस्थाएं, तो वो इस तरह उनके साथ सलूक करती हैं जैसे कि वो विक्टिम ना होकर, पीड़िता ना होकर वो कोई अपराधी हो। तो ये जो सामाजिक स्थिति है और दूसरी चीज उनको पता है कि कोई उनका आर्थिक पुनर्वास ढंग से नहीं होगा। जब भी आर्थिक पुनर्वास का मौका आया है, आर्थिक पुनर्वास उनका नहीं हुआ है और इसके कारण वो दर दर की ठोकरें खा के दोबारा से वेश्यावृत्ति में धकेली गई है, अपने आप चली गई है। तो ये जो उनकी इच्छा है कि वो छोड़े कि न छोड़े, ये मजबूरी है, असल में ये उनकी स्वेच्छा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये प्योरली सोशल इविल है और सोशल इविल को आप सामाजिक संस्थाओं से दूर करना चाहें तो संभव नहीं होता है। कानून बना के वो दूर नहीं होता है, या न तो उनको डिग्निटी मिलेगी, न ही सेक्स का धंधा, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा छूटेगा। तो सामाजिक लेवल पे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या तजवीज करते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि हम समाज को इसके प्रति सहिष्णु बनाएं, सेंसिटिव बनाएं? मुझे लगता है कि एक तो सामाजिक चेतना जगाने की जरूरत है और सामाजिक चेतना भी हमारी उन बहनों को, बेटियों को हम अपने से अलग हटके ना समझें, बल्कि हमारे ही समाज का अगर हिस्सा समझ के उनके बीच में जाके काम करते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि हम उनके साथ अगर सम्मानजनक और दोस्ती का रिश्ता कायम करते हैं समाज के लोग, तो ये संभव है। तो सामाजिक चेतना और सामाजिक सम्मान बढ़ाने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इनके मुद्दे पर एक लोक जागरण भी हो। हमारे यहाँ इतने सारे धर्मगुरु हैं, रोज रोज टीवी चैनल्स पे आते हैं। अगर ये धर्मगुरु भी ये बात कहना शुरू करें कि ये जो महिलाएं किसी तरह इस स्थिति में चली गई हैं, लड़कियां हमारी जो बहन बेटियां इस स्थिति में चली गई हैं, उनको वापस लाने के लिए पूरा समाज आगे आए। इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूं, ये प्रोग्राम आज इसीलिए दिखा रहा हूं कि लोग इसके प्रति जागरूक हो। और आज आप भी जो बोल रहे हैं ये हमारे उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। हम लोग ये अपनी कोशिश जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, और कैलाश जी जिस तरीके से कह रहे थे, लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में सबसे पहले वो चेतना आए, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह के, सुप्रीम कोर्ट ने एक दृष्टिकोण की है, पहले उस पहल से ज्यादा चुनौती लोगों के बीच चेतना की, लोगों के दृष्टिकोण में सम्मान आ पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।